एचटी कराने से बहुत सारे लोगों को डर लगता है और उनका डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में से, अपने फ्रेंड से या अपने किसी भी लव्ड वन से ये सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इन्फेक्शन हो गया या किसी पेशेंट की बहुत दूर दराज डेथ हो गई। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस किन वजह से हो सकती हैं और उनसे किन प्रकार आपको बचना है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है वो है चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर हर गली में हर जगह खुलते चले जा रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का तो जैसे एक वायरल ट्रेंड ही हो गया है। और किसी को, आधे सेंटर्स को इस मतलब ही नहीं है कि पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है भी या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका हेयर थिनिंग या हेयर लॉस है वो मेडिकल मैनेजमेंट, पीआरपी या ग्रोथ फैक्टर थेरेपी से भी इंप्रूव कर सकता है, पर अननेसेसरीली हेयर ट्रांसप्लांट चूज कर लिया जाता है। इसमें कई बारी पेशेंट की ओवर एंथुसियाज्म होती है कि नहीं जी, मुझको पूरा ही हेयर कवरेज चाहिए, और कई बारी रॉन्ग काउंसलिंग एंड रॉन्ग जजमेंट ऑफ द सेंटर भी हो सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज चूजिंग द राइट कैंडिडेट, कि आपका जो बार्डनेस है वो इस डिग्री पे है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसमें सबसे पहले जो देखना है वो है एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट। टीनेजर तो नहीं है या अर्ली 20s में तो नहीं है। ये अर्ली 20s में हम हेयर ट्रांसप्लांट को क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि अभी उनका हेयर लॉस प्रोग्रेसिव है, वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल हेयर लॉस में ही हेयर ट्रांसप्लांट करा जाए तो सबसे अच्छा है। सेकेंड इज एल्डरली एज ग्रुप, कि अगर एज ग्रुप बहुत एडवांस्ड है, कोई एल्डरली पर्सन है, तो उनमें बहुत सारी और हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं जिनकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज जो देखनी है वो है हिस्ट्री ऑफ एनी रीसेंट इलनेस, जो कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सर्जरी या ट्रॉमा। इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ एनी क्रॉनिक इलनेस, अगर कोई पेशेंट किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन से सफर कर रहा है या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना है। साथ ही हमको फैमिली हिस्ट्री पे भी ध्यान देना है, वो इसलिए कि कहीं पेशेंट के फैमिली में किसी को बीपी, शुगर या किसी हार्ट कंडीशन का इशू तो नहीं है। चौथी चीज जिसकी हमें बहुत ही ध्यान रखनी है वो है ड्रग एलर्जीज। हम हमारे सेंटर पे क्या करते हैं कि ये थरो हिस्ट्री ली जाएगी पेशेंट की कि कहीं उसको किसी भी ड्रग से कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, पहले कभी कोई ट्रीटमेंट कराया हो जिससे किसी चीज से एलर्जी बन गई हो, क्या पहले उन्होंने कभी एनेस्थीसिया लिया है और एनेस्थीसिया से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई है। इन सारी एलर्जीज को रूल आउट करने के बाद ही पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांटेशन एनालिसिस के नेक्स्ट स्टेप पे प्रोग्रेस कराया जाता है। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये है लैब वर्कअप ऑफ द पेशेंट। इसमें सबसे पहला लैब वर्कअप जो है वो है ब्लड टेस्ट ऑफ द पेशेंट। ब्लड टेस्ट में क्या रूल आउट करना है कि कहीं पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उनके लिवर, उनके किडनी फंक्शंस तो ठीक हैं, उनको कोई भी वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जैसे हेपेटाइटिस बी, सी या एचआईवी। ये पेशेंट से कंसेंट लेके ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द स्टाफ। अगर हमको लगता है कि फैमिली हिस्ट्री में कोई कार्डियक इशू है या पेशेंट की एज थोड़ी ज्यादा है, तो उनका कार्डियक एनालिसिस और ईसीजी भी कराया जाता है। इनसे क्लियरेंस मिलने के बाद फिर पेशेंट को उसके हेयर ट्रांसप्लांट एनालिसिस या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी वाले दिन पे प्रोग्रेस किया जाता है। सो नाउ व्हाट डू वी डू ऑन द डे ऑफ द सर्जरी, ताकि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम से कम हो जाएं। जैसे ही पेशेंट आता है, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, पल्स रेट या हार्ट रेट मेजर करना है। ये देखना है कि उस दिन उनकी सारी हेल्थ कंडीशंस ठीक थे। सेकेंडली, उनको तुरंत एनेस्थीसिया सेंसिटिविटी देनी है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं और उसकी सेंसिटिविटी करना जरूरी है। अगर सेंसिटिविटी रिएक्शन से वो क्लियर हो जाते हैं तभी उनको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोग्रेस कराना है। डे ऑफ द सर्जरी पे उनको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी भी करना है और एंटीबायोटिक देना है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। अगर पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो उस दिन अपनी मेडिसिन ले, और अगर कोई मेडिसिन बंद करनी है तो वो मेडिसिन भी 2 से 3 दिन पहले एज एडवाइज्ड बंद करवानी होती है। अब नाउ ड्यूरिंग दिस सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट एक लंबी सर्जरी है, ये आधा 1 घंटे में नहीं होती, इसके लिए काफी सारे घंटे लगते हैं। तो उस पूरी ड्यूरेशन में आपकी ओटी स्टेराइल होनी चाहिए। पहले से ही ओटी को फ्यूमिगेट करना है और ओटी की स्टेरिलिटी ड्यूरिंग द सर्जरी मेंटेन करना है। सेकंड, आप जो भी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो स्टेराइल होने चाहिए। आपका ओटी स्टाफ,
बिल्कुल क्लीन स्टेराइल ड्रेसेस में होना चाहिए। ओटी का एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करना है। ड्यूरिंग दी सर्जरी आपको पेशेंट से रिकन्फर्मेशन लेते रहना है कि कहीं उनको कोई भी डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम ड्यूरिंग दी सर्जरी ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। ऑलवेज बी विजिलेंट कि अगर आपको लगता है कि कोई डेंजर साइन है तो तुरंत सर्जरी को स्टॉप करना है, पेशेंट को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान ऑफ एक्शन लेना है। आफ्टर दी सर्जरी पेशेंट की जो ड्रेसिंग्स होनी है वो बिल्कुल ही क्लीन और स्टेराइल तरीके से होनी चाहिए। ये ड्रेसिंग हर दिन बदलनी चाहिए। पेशेंट को थरो इन्फॉर्मेशन देनी है कि कैसे वो अपने ग्राफ्स को क्लीन और हाइजीन तरीके से मेंटेन कर सके। उनको एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी का एग्जैक्ट रोल समझाना है और ये भी बताना है कि ये किस तरीके से लेनी है और कितने दिन तक इनका लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेशेंट को एजुकेट करना टुवर्ड्स द डेंजर साइंस ड्यूरिंग द सर्जरी एंड ऑल्सो आफ्टर द सर्जरी। अब ये डेंजर साइंस क्या होते हैं? ये हैं अगर धड़कन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, घबराहट होना, बहुत ज्यादा घबराहट होना, बुखार होना या अत्यधिक दर्द होना जहां पर हम आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सर्जरी के बाद में बहुत ज़्यादा फेस पे, माथे पे, आंखों पे सूजन आ जाना या फिर जहां पर आपके ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं उस हिस्से का काला पड़ जाना, ये डेंजर साइंस हैं और इनके लिए पेशेंट को एजुकेट करना है। साथ ही साथ आपको पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप्स के लिए अपने क्लिनिक पे बुलाना है ताकि आप खुद से इन पर्सन इन डेंजर साइंस को एनालाइज कर सके अगर ये होते हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई भी डॉक्टर किसी भी सर्जरी या किसी भी प्रोसीजर के लिए ट्रेनिंग लेता है तो उनकी ट्रेनिंग सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं होती कि आपको ये प्रोसीजर या ये सर्जरी करना सीख लेना है। उस ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एक पहलू ये भी होता है कि इस सर्जरी से हो रही क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इनको मैनेज करने के लिए भी आपके मेंटर्स हमेशा आपको ट्रेन करते हैं। तो मेरी हमेशा यही हिदायत रहती है कि जब भी हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी चूज करें तो ये देख लें कि जिस भी डॉक्टर से आप अपनी सर्जरी करा रहे हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने की प्रॉपर ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करना आता है, साथ ही उनका जो सेटअप है या जिस सेंटर पे आप सर्जरी करा रहे हैं उस पे हर तरीके का बैकअप सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, जिससे कि अगर बाय चांस कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए तो वो सेंटर और वो डॉक्टर इन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड और ट्रेंड होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डर है या कोई भी समस्या है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से लेकर, आपके मन में कोई वहम है या कोई डाउट है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, एज अ कमिटेड डॉक्टर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको उनके लिए एजुकेट करूं और जो भी डर है उनको खत्म करने का मैं पूरा जिम्मा उठाऊं। थैंक यू सो मच।